Live loud with your heart. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare मस्त है ना। गाय आती है बीच बीच में डिस्टर्ब करने, मजा आता है उसको। अभी क्या कामकाज बना रहे हो? अभी कामकाज क्या बना रहे हैं आप? कामकाज किस चीज़ के लिए? अभी क्या करेंगे आप? हम फ्री हो गए तो क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं है, तो हम लोग फिर लंच डिनर लेंगे। ये लोग डिनर लेंगे, मैं देखूंगा। आप बताए जीव मળી जाओ આપણે ભડક તો નહીં આપણે हाथ लगाओ बोलिए गाय को हाथ लगा लो इतने लोग पीछे पड़े, मैं थोड़ा उनको हाथ कर देता फोटो हूँ। फोटो खींचो ना कर रहे हैं ना। हरे कृष्णा। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो गिर गाय के बारे में है और गिर गाय का मेरा बचपन से नाता जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे पुरखों के समय से हर घर में 25 से 30 गिर गाय रहती थी और वो गाय इस तरह से रखते थे कि अपनी ही यहाँ अपने ही आंगन में बछड़ियाँ बड़ी होती थी और उन्हीं का दूध वो ले लेते थे। जैसे कि कोई एक छोटा सा परिवार है और उनके पास गाय नहीं है, तो अगर कोई प्रसंग है शादी का वगैरह का, तो कहीं ना कहीं से उनको गाय मिल जाती थी और वो जो गाय होती थी वो दूध में परफेक्ट हो वही उनको मिलती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे गांव में पशुपालन इतना बढ़ गया कि गांव का नाम दही के नाम पर से दहीसरा रखा गया था। तो जब से मैं छोटा था तब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाय की बारे में मेरी रुचि कैसे थी कि जब मेरी पढ़ाई हुई वो गुरुकुल में हुई थी और गुरुकुल के अंदर पहले दूध की कमी थी, तो दूध की वजह हमें दाल या कढ़ी दिया जाता था। तो हमारे और हमारे फ्रेंड ने गौशाला संभालने का तय किया। गौशाला इस तरह से संभाली हमने कि पूरी गाय में से 3 गाय को अलग सिलेक्ट कर लिया और 3 गाय पर ही हम सभी बच्चों का ध्यान था कि हमें बस इनका ही दूध चाहिए। तो धीरे धीरे करके वो गाय बड़ी हुई, गाभिन हुई, बच्चा दिया। उनके बाद एक गाय का सुबह का 10 और शाम का 10 इतना दूध हमें मिलता था और वही दूध प्रसाद के लिए काफ़ी हो गया था। तो तब से मैंने सोचा कि अगर 250 बच्चों को 3 गाय दूध पूरा कर सकती है तो हमारे गांव में तो बहुत सारी गाय हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो समझ लो यूँ दूध की नदी ही गांव से बहने लगे वापस। तो पढ़ाई ख़त्म की, बीए किया। बीए करने के बाद सीधा मैं अपने गांव में चला गया दहीसरा में। तो जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे, ग्वाले थे, उन सबको मिला मैं कि हमारे ये जिज्ञासा है कि धीरे धीरे गांव में गाय बढ़ानी है। ये गौतम भाई जी कब की बात है? ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये 93 की 93 की बात है। 93 में मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा और 98 में मैंने वहाँ की जो डेयरी थी, दूध की डेयरी जो अमूल से जुड़ी हुई है, उसमें सेक्रेटरी का जो जगह खाली थी, हाँ वही ज्वाइन कर लिया मैंने। तो धीरे धीरे हर गांव में आसपास के जो गांव थे उनका भी मैंने जायज़ा लिया कि वहाँ पे दूध की क्या पोजीशन है। तो बात ये थी कि भैंस का दूध तो सभी को चाहिए था, तो भैंस का दूध लेने के लिए व्यापारी राजकोट से आ जाते थे और 1 लीटर का 9 रुपया उन दिनों में दिया करते थे। लेकिन जब बात गाय के दूध की आती थी तो एक हमारे पड़ोस में ही रहते थे सीसा परिवार के,
वो बुज़ुर्ग को मैं मिला कि आप गाय क्यों नहीं रखते। तो वो बोलने लगे कि आपके पास गाय और भैंस दोनों है, तो जो व्यापारी बाहर से आ रहे हैं वो दूध ले जाएंगे उनका, लेकिन हमारे पास सिर्फ गाय है। मैंने उसको दूध के बारे में बोला था कि मेरे पास गाय है और मैं दूध आपको बेचना चाहता हूँ। तो वो बूढ़े आदमी का अपमान कर दिया उन्होंने और बोला कि आपकी गाय का जो दूध है वो हमारे मतलब कि जो भैंस का बच्चा होता है, हमारे यहाँ पाडरू बोलते हैं उनको, वो पाडरू भी नहीं पीते। आप ऐसा करो, गांव का जो अवाड़ा होता है, जो सभी गांव वालों जहाँ अपने गाय भैंस को पानी पिलाने के जाते हैं, उसमें जाकर डाल दो, पैसा मेरे से ले जाना, 1 लीटर का 6 रुपया। तो ये तो सरासरी अपमान ही हुआ ना। तो रोने लगा। तभी से मैंने ठान लिया कि गाय की दूध की कीमत व्यापारी को पता होनी चाहिए कि क्या है। मैं राजकोट गया। राजकोट जाने के बाद मिला उनको, हमारे जो डेयरी वाले थे उनको, कि आप गाय का दूध का रेट थोड़ा बढ़ाओ। तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में भैंस का दूध और गाय का दूध दोनों में वेरिएशन आता था। 10 पैसा प्रति फेट कम देते थे वो लोग। तो जहाँ तक मुझे पता है, राजकोट डेयरी ऐसी पहली डेयरी है जिन्होंने गाय और भैंस दोनों का दूध एक ही रेट में कर दिया। प्लस गाय के दूध में जो SNF होती है, दूध की घनता, उनका प्रति किलो भाव बढ़ा दिया, मतलब कि 10 पैसा और लगा दिया एक फेट के हिसाब से। तो अगर 5 फेट का दूध भैंस का होता तो उनका 5 रुपया लगता था, और गाय का है तो 5 रुपया 10 पैसा बनने लगा वो। तो वहीं से हमारे गांव के लिए क्रांति शुरू हो गई गाय की। और धीरे धीरे गाय की डिमांड आई, तो जाहिर है कि ब्रीड के बारे में भी सोचना चाहिए कि अच्छी ब्रीडिंग कहाँ से मिले हमें। तो वहाँ से मैं बाइक लेके निकला और घूमते घूमते चला गया सावरकुंडला, पालीताना, गिर, जूनागढ़, अलग अलग जगह, हर जगह से मैंने नंदी को देखना शुरू किया और वहीं से सीखा कि नंदी कैसे संभालना चाहिए। तो धीरे धीरे अच्छे नंदी भी गांव में आने लगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंपलसरी हो गया था, इसलिए कि अगर कोई गाय बीमार है और उसको गाभिन करने में नंदी सक्षम नहीं है तो कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो बाहर से कोई डॉक्टर आने वाले के लिए तैयार नहीं था। तो उनकी जो तालीम और प्रशिक्षण था वो सब मैंने अहमदाबाद से ले लिया और गांव में ही वो केंद्र शुरू कर दिया। तो वहीं से हमारी गाय की गौशाला की मतलब कि पूरे गांव की प्रगति होने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बढ़ के हमारे गांव में जब मैं गया तब 300 लीटर दूध था, वो आज 5000 से ऊपर चला गया है। और गांव में आसपास में कमलापुर और बारला दोनों गांव में बैंक थी, हमारे गांव में नहीं थी क्योंकि आर्थिक पछात था। आज मुझे गर्व है कि हमारे गांव में 2 बैंक भी आ गई है पैसा इकट्ठे करने के लिए। जाहिर है जिनके पास पैसा आएगा कहीं ना कहीं तो वो छोड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे गांव ने तो ये तय कर लिया कि दूध गाय का ही चाहिए और गाय के दूध के हिसाब से ही हमें लक्ष्मी चाहिए और कोई रास्ते से नहीं, क्योंकि इस रास्ते से लक्ष्मी आई तो 2-3 गुना बढ़ के आई। वो इस तरह से कि दूध का तो पैसा आया, लेकिन जो खाद जमा की वही खाद खेत में लगा दी, तो खेत में से सबसे बड़ा प्रोडक्शन जहाँ तक मुझे जान है कि हमारे राजकोट ज़िले में सबसे बड़ा अगर छोटा कोई गांव है तो वो दहीसरा, और सबसे बड़ा सब्जी का है तो वो दहीसरा में है। आज पूरे गांव में से 5 गाड़ी सब्जी की जा रही है, राजकोट जा रही है, अहमदाबाद और भावनगर, तीनों जगह सप्लाई कर रहे हैं। तो सब्जी की और दूध की दोनों की इनकम बढ़ गई। तो धीरे धीरे गाय का और गांव का दोनों का विकास साबित करके दिखा दिया सभी ने। तो आसपास के जो गांव वाले थे वो शिक्षा के लिए दहीसरा आने लगे कि ये कौन सी चीज़ है कि जो गांव 5 साल पहले इतना पछात था कि वहाँ कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था।
और आज ये पोजीशन हो गई है गांव की कि अगर लड़की देनी है तो दहीसरा में ही देनी चाहिए। तो जिनके पास पैसा आ गया तो शिक्षा के लिए सभी लोग चापड़ा गुरुकुल में, सावरकुंडला गुरुकुल में, सभी जगह अलग अलग गुरुकुल में ही भेजा करते लड़के को, ताकि गाय का और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उनका, वैदिक परंपरा का, सभी का ज्ञान एक साथ मिल जाए और पूरे गांव की प्रगति हो। तो इस तरह से हमारे गांव की प्रगति हुई। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गांव की प्रगति से पहले गौशाला की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि गौशाला कोई बड़े खर्च वाली नहीं चाहिए हमें। छोटे से छोटे जो हमारे पास जो भी लकड़ियाँ है, जो भी साधन अवेलेबल है, उन्हीं में से गौशाला शुरू करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो खेत के अंदर पेड़ है, पेड़ के नीचे छोटा सा वाड़ा बना लो, वहीं से भी शुरू हो सकती है। कोई बड़ा लोन ले लो और कंपाउंड बनाओ, वॉल बनाओ, ये नहीं है। जो हमारे पास में दिख रहा है इस साइड में जो है, ये साइड वाला जो ये वाला जो है वो एकदम सिंपल सा वाड़ है। वो गर्मी के दिनों में भी थोड़ी राहत देगा, थोड़ी छांव भी मिल जाएगी, धूल भी कम आएगी। और ये वाला जो है ये कम जगह में लगने वाला जाली है, जो कम खर्चे में कंपाउंड वॉल तैयार हो गया। तो चारों साइड या तो ऐसे कर सकते हैं या आधा आधा ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये छोटी सी गौशाला का स्वरूप ही है कि यहीं से शुरुआत करो, ज़्यादा खर्चा मत करो। गौशाला के अंदर गाय को रखा है, वो चाहे तो धूप में बैठे, चाहे तो छांव में बैठे। बारिश पसंद है तो बारिश में खड़ी रहे, बारिश नहीं है तो उसके लिए अलग जगह बनानी पड़ेगी हमें। पानी भी अवेलेबल है और चारा भी अवेलेबल है। तो जो गाय है उनकी प्रकृति ऐसी है कि उनको जंगल पसंद है, ना ही कोई लग्जरी मकान पसंद है। वो बंगले में रहना पसंद नहीं करेगी, वो पसंद करेगी तो जंगल का ही पसंद करेगी ना। तो जंगल के जैसा वातावरण में खड़ा करना है, चाहे पेड़ लगाओ या फिर कंपाउंड के अंदर छोटा सा बगीचा बना दो, कुछ भी करो, लेकिन जंगल बनाओ छोटा सा, वहीं से गाय को रखना शुरू करो। और जिस एरिया में जो भी गाय रखनी है वो एरिया के हिसाब से रखो। जैसे कि पूरे भारत में अलग अलग जगह, कोई पर्वत वाली है, कोई रेत वाली है, कोई गर्म हवा वाली, कोई ठंडी हवा वाली। तो जो कच्छ की ओर का जो एरिया है हमारा, वो कांकरेज गाय का है, तो वहाँ के लिए वही सही है। अच्छे से अच्छी ब्रीड की कांकरेज गाय बने, वैसा ही संकल्प करना चाहिए। हमारा जो एरिया है वो गिर गाय का है, तो गिर गाय में अच्छे से अच्छी ब्रीड वाली कहाँ तक दूध पहुँचेगी। तो जो मेरी गौशाला की बात मैं करूँ तो 10-11 लीटर सुबह का और 10-11 शाम का, मतलब कि 20 से 25 लीटर तक का दूध मैं खुद पहुंचा सका हूं। और रेकड़ वाली है वो 38 तक का है। लेकिन नॉर्मली पूरे दिन में 16 मिल जाए तो काफ़ी हो गया। अगर एक गाय का दूध 16 लीटर मिलता है तो गौशाला समझ लो स्वनिर्भर हो गई। और हमारे हिसाब से अगर छोटी सी गौशाला है तो 8 गाय के बीच में एक नंदी होना कंपलसरी हो गया। 8 गाय हो गई और एक नंदी हो गया तो पूरे साल भर में ना तो ब्रीडिंग की कंप्लेंट रहेगी और ना ही दूध बंद होने की संभावना रहेगी। एक गाय ने दूध देना छोड़ दिया तो दूसरे ने बच्चा दे दिया और दूध मिलना शुरू हो गया। तो शुरुआत के बेज में आपके पास गाय कोई भी हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि नंदी अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ भुवनेश्वरी पीठ का है, या फिर जस्तन दरबार साहब की गौशाला का है, या फिर भावनगर का है, वहाँ से अगर नंदी मिल जाए तो बेस्ट का बेस्ट है। वो छोटा सा बछड़ा ले आओ और बड़ा होके उसको सेवा में लिया तो वो अच्छी बछड़ियाँ दे सकता है। तो ब्रीडिंग के लिए जो सिलेक्शन है वो पक्का करना है हमें कि कौन सी ब्लड लाइन पे हमें चलना है। जहाँ तक सौराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की बात है तो उनके लिए गिर बेस्ट है। बाकी अलग अलग जगह कोंगोल है, साहिवाल है, थरपारकर है, वो एरिया के हिसाब से है, तो वहीं की ब्रीड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। शौक के लिए कोई भी आप ले आओ तो वो वातावरण में सेट होने में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है।
तो छोटी सी गौशाला शुरू किया। गाय कोई भी है आपके पास, अच्छा सा नंदी ले लिया तो सबसे पहले उसको वैदिक उपचार से, जो कि कृमिनाशक डोज है, वो देना कंपलसरी हो गया। तो वो कैसे देंगे कि हमारे यहाँ रजका लगाते हैं, उसमें एक बेस्ट जाति है अलमदार 51, और जो 3 साल तक लगातार चलता है, दूसरी बार बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब पहली बार उसको बो तो उनके बीच में मेथी के दाने भी छिड़कने चाहिए। मेथी लगा दी तो उनका कृमिनाशक डोज है उसके साथ में ऑलरेडी आ चुका है। तो पहला डोज है वो मेथी से ख़त्म किया। 3 महीने के बाद जब दूसरा डोज उसको देना है कृमिनाशक का, तो जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते ये जो नीम के पत्ते हैं, उनको डाली के साथ काट के थोड़ा कूट के उस पर नमक छिड़क दिया और गाय को खिला दिया, तो उनका कृमिनाशक डोज इनसे भी बन जाता है। अगर इनमें से कुछ अवेलेबल नहीं है तो ही टेबलेट यूज़ करनी पड़ती है। वो अल्बेंडाजोल और फेनबेडाजोल 2 ग्रुप में अलग अलग तरह से आती है। तो एक बार ये किया, एक बार दूसरा किया, तो अगर आपके पास नीम या मेथी कुछ भी नहीं है तो ये चल सकता है। और काली जीरी जो आती है, जिसके दाने होते हैं, उसको कूट के अगर उसको खिला दिया तो भी ये कृमिनाशक का काम कर देती हैं। तो जो पेट के अंदर के कीड़े हैं, खास करके जो दूध पीछे बच्चे, उनको कंपलसरी ज़रूरत पड़ती है। तो कृमिनाशक डोज कंपलसरी सभी को हो गया। और दूसरा है, हमारे यहाँ एक खरवा नामक रोग आता है, उनका वैक्सीन हर साल में 2 बार हम करते हैं, एक बार बारिश से पहले और एक बार बारिश के बाद में। तो 2 बार हो गया तो वो ख़त्म हो गया, तो आपकी गाय सेफ हो गई खरवा से। तो ये सभी जो वैक्सीन है वो कंपलसरी कर लेना चाहिए। तो इतनी सारवार करने के बाद जब कोई गाय बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा जन्म के बाद तुरंत उनको खराटा पिलाना चाहिए, जो खीरा बोलते हैं हमारे यहाँ। 1 घंटे के अंदर उनको कम से कम 1 लीटर पिला देना है, तो वो उसका सही खुराक वही हो गई और उसका वेट बढ़ने की शुरुआत वहीं से हो गई। तो खराटा पिला दिया और 1 महीने के बाद उनको हम लोग मक्खन पिलाते हैं 100 ml से 150 ml तक। थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया, मक्खन पिघल गया तो उसको ठंडा होने देते हैं और फिर नाली से उसको पिला देते हैं। 1 महीने के बाद उनको दूध जो है उसकी मात्रा डबल कर देते हैं कि कम से कम उनको पूरे दिन में 3 या 4 लीटर के हिसाब से दूध चाहिए। तो सही बात तो यही रहती है कि आधा दूध उनके लिए छोड़ दो और आधा दूध हम निकाल लो। जैसे कि गाय का दूध 8 लीटर है तो 4 लीटर निकाल लिया, 2 थन से निकाल लिया और 2 थन उनके लिए हम छोड़ देते हैं। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे दिन में बच्चे को उनके साथ में रहना दो, रात को अलग कर दिया और सुबह अपने लिए दूध ले लिया और बाद में बच्चे को छोड़ दो। इन दोनों में से अगर ज़्यादा दूध है तो वो थन वाला तरीका सही है, ताकि हमें पता चले कि दूध उनको कितना मिला। जैसे कि किसी गाय का 16 या 17 लीटर दूध है पूरे दिन का, तो आधा बच्चा हजम नहीं कर सकता। जो कम दूध वाली है उनके लिए छोड़ना ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूध वाली है उनके लिए ये तरीका गलत है। तो कितना दूध पिया है उसका हमें ख्याल रहता है कि जितना दूध हमने बाल्टी में निकाला उतना सामने से उनको मिल गया है। तो बाल्टी में 2 लीटर निकाला है, 2 लीटर पी लिया है, 3 निकाला है, 3 पी लिया है, तो बच्चे को हटा देना है वहाँ से। उसके ग्रोथ के हिसाब से कितना देना चाहिए? वजन है बछड़े में, उसके हिसाब से कितना दूध देना चाहिए? 25%। ग्रोथ के हिसाब से अगर 20 किलो का बछड़ा है, 20 किलो का है तो उनका 25%, मतलब पूरे दिन में उनको 5 लीटर दूध चाहिए। 20 किलो है तो 5 लीटर दूध चाहिए। अगर दूध उससे कम मिल सकता है उसके, तो उसके अल्टरनेट में बाज़ार में दूध का पाउडर भी अवेलेबल है, उनसे भी पूरी कर सकते हैं हम कमी उनकी।
और एक अमूल वालों ने बनाया है काफ स्टार्टर, जो खास करके बच्चों के लिए दाने बनाए हैं उन्होंने, तो उनसे भी हम पूरी कर सकते हैं कमी उसकी। और बच्चे को ये जो कृमिनाशक डोज है वो भी दे लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवा का भी कर लेना चाहिए। और बाद में बच्चे को जितनी जल्दी उसका वेट बढ़े, जैसे कि 1 साल के अंदर उनका वज़न हमने 300 किलो पूरा कर दिया, तो समझना कि हमारी जो सारवार है उसमें कोई कमी नहीं है। तो हर बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक 5 लीटर दूध, 1 किलो खली, 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो उनको मिलना चाहिए। और चारा जो भी अवेलेबल है, सूखा हो या हरा हो, वो उनको मिलना चाहिए। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे बछड़ी हो या बछड़ा हो, उनकी उम्र 7 महीने की हुई, 7 मास की, तो उस समय 5 या 6 किलो मठ उसके लिए रखना है। अगर बछड़ा है और नंदी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, तो उनके लिए 20 किलो मठ हमें अलग से रख देना है। उनमें से पर डे 200 या 300 ग्राम मठ पानी में भिगो देना है। और सुबह में जब उसकी कुपले निकले तब वो उसको वैसे ही कच्चा ही खिला देना है। तो उनसे क्या होता है कि जो बछड़ी है, तो उनके गर्भाशय के जो अंग है और दूध के जो अवयव है, उनका ग्रोथ तभी बढ़ने की शुरुआत होती है 7 महीना और 8 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने ख़त्म। 9 महीने के बाद अगर आप यही सारवार करो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। 6 से आगे और 9 से पहले ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। ये काम आपने ख़त्म कर दिया तो जो नंदी आपने रखा है बछड़ियों के लिए अलग, उनके साथ उसको बछड़ी को छोड़ देना है, ताकि उनको आदत हो जाए नंदी के साथ रहने की। तो जैसे ही वो 12 महीने की हुई तो वेट में आने लगेगी। अगर उसका वेट पूरा हो गया है, 300 किलो के आसपास का है, तो अगर कमी है तो लेट हो सकती है। तो जैसे ही बछड़ी गाभिन हो गई तो उसको नंदी से अलग कर देना है। फिर तो जो गाभिन बछड़ियाँ है उन्हीं के साथ उनको रखना है, और गाभिन का जो खुराक होता है और जो चारा होता है वही उसको देना चाहिए। गाभिन गाय जो हो गई, बच्चे वाली हो गई, बछड़िया वाली हो, उनको और गाभिन को दोनों अलग इसलिए रखना है कि गाभिन गाय के पेट में भी बच्चा पल रहा है ऑलरेडी, और उस बच्चे के पेट के अंदर भी कीड़े हो सकते हैं। तो वही कृमिनाशक डोज जो गर्म ना पड़े, वैसा क्या है, तो ये नीम के पत्ते और मेथी के छोड़ वो किसी तरह उसके पेट में जाने चाहिए, चाहे चारे के साथ जाए या फिर उसको दवाई बना के पिला दो, किसी भी तरह उसको दे देना है। तो ये गाभिन जो बछड़ियाँ हैं उनकी खुराक हर शाम को ज़्यादा से ज़्यादा मिले वैसी व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमारे के यहाँ का जो सीज़न है वो गर्मी के दिनों में 41 से 45 टेम्परेचर तक चला जाता है। तो पूरे दिन में उसके खाने की कमी बनी रहे, लेकिन रात को वो ख़त्म हो गई तो पूरे दिन उनको जुगाल के लिए समय रहेगा। तो छाँव में बैठेगी, पानी पिएगी, और जुगाली में जब वो कच्चा खुराक मुंह में लाएगी तो उनके साथ भाप बन के गर्मी बाहर निकल सकती है। तो मेरी खुद की गौशाला का तो यही सिस्टम है कि शाम के 6 बज गए और चारा डालना शुरू कर दिया, तो रात को 12 बजे तक पेट भर को उसको खा लेना है। अगर किसी ने कम खाया है, किसी गाय ने, तो सुबह तक अपनी कमी पूरी कर लेगी, लेकिन सुबह के बाद हम लोग कुछ नहीं देते हैं, पूरे दिन में कुछ भी नहीं है। फिर भी हर एक गाय का जो ज़्यादा दूध वाली है उनका 8-9 सुबह का और 8-9 शाम का दूध मिल जाता है हमें, और जो नॉर्मली है वो 5-6 के आसपास रहती है। तो जहाँ तक मेरी गौशाला का बताऊँ तो जो उनके लिए नंदी हम सिलेक्ट करते हैं, वो नंदी अगर गाय के लिए है तो जब तक गाय रहेगी, मतलब कि गाय की आयु रहती है 25 साल की,
तो हम लोग वही नंदी को 25 साल तक उसी गाय के साथ रखना चाहते हैं। और जैसे ही उनकी बछड़ियाँ बनी और उनकी उम्र हो गई समझ लो 2 साल के आसपास की, तो उसको अलग फार्म पे हम भेज देंगे, तो उनके लिए नंदी भी अलग रहेगा। तो गाय के साथ जो नंदी है वो अपना जीवन गाय के साथ ही पूरा करेगा, और बछड़ियों के साथ जो नंदी है वो अपना जीवन बछड़ियों के साथ ही पूरा करना पड़ेगा। तो नॉर्मली 3 साल में जो नंदी बदलने की झंझट है उसमें से हम बाहर निकल जाएंगे, और अच्छे वाला जो नंदी है वो हमें किसी दूसरे को देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि बड़ा खर्चा किया है और नंदी को हमने बड़ा किया है और 3 साल में उसको रिटायर कर दे, वो बात मेरे हिसाब से सही नहीं रहती। तो जो नंदी है वो 3 साल से पहले सेवा में लेना नहीं चाहिए। 3 साल का नंदी हो गया तो सेवा में लेना शुरू कर दिया, तभी हम उनकी खुराक डबल कर देते हैं। और जो उनको प्रोटीन के रूप में रेडीमेड देना है वो मूंगफली का जो ग्राउंडनट ऑयल आता है, सिंग तेल, वो पर डे कम से कम उसको 300 ml तक देते हैं हम। और जिस दिन कोई गाभिन अगर हीट में है, वो गाय अगर हीट में है और सर्विस लिया है उनका, तो उस दिन हम उसको 500 ml मतलब कि आधा लीटर सिंग तेल खली के साथ खिला देते हैं। तो अगर इस तरह से हमने उसकी खुराक की पूरी ख्याल रखा हमने, तो ही नंदी को हम 25 साल तक जिंदा रख सकेंगे और 21 साल तक उनकी सेवा ले सकते हैं हम। और एक हमारे गांव में ये सिस्टम है कि जो नंदी है उसको अगर शुक्राणु की कमी ना लगे उसके लिए जो सारवार करनी है, तो जो पीपल है उनके जो छोटे छोटे बीज है, ये वाले पीपल के जो बीज होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही वड के भी बीज होते हैं। वड के, पीपर के सभी के सीड्स होते हैं, जैसे अंजीर जिसे वो दिखते हैं। तो उनसे क्या होता है कि शुक्राणु की कमी उन्हीं से हम लोग नंदी के लिए पूरी करते हैं। और गांव में तो छोटे बच्चे भी वो नमक के साथ कूट के खा जाते हैं। तो अगर हो सके तो वो वड का, जो गुजराती में उसको टेटा बोलते हैं, वड का जो टेटा होता है, उनका बीज होता है, उनको नमक के साथ मिला के प्रतिदिन 1 किलो नंदी को खिला दिया, तो सबसे अच्छा नंदी का लाइफ बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ा और बछड़ियाँ दे सकता है वो। और एक बात इम्पोर्टेंट वही है कि जो बछड़ियाँ हैं, बछड़िया को अलग तो कर दिया हमने, जैसे कि 8 मास की हो गई, दूध पिलाना बंद कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन वही सीज़न है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक चाहिए। तो तभी प्रतिदिन 1 किलो जो कॉटन सीड की खली आती है वो, या फिर जो अमूल वाले, गोदरेज वाले, जो भी कंपनी वाले जो स्टैंडर्ड है, वो उनके लिए अलग खुराक बनाते हैं। जो स्पेशली पहली बार बच्चे देने वाली गाय होती है उनके लिए होता है वो। तो प्रतिदिन 1 किलो देना चाहिए, उन्हीं से भी कमी ख़त्म हो जाती है। और बात है कि रहठान की जो व्यवस्था करनी है हमें जो उनके रहठान की जो व्यवस्था करनी है वो इस तरह करनी है कि गर्मी के सीज़न में वो हमारे यहाँ, जैसे कि पश्चिम की ओर सूरज डूबता है, तो ना पश्चिम और ना उत्तर, दोनों के कोनों में से हमें ठंडी हवा मिलती है। तो वो हवाएं है वो सीधे उसके जो खाने पीने की और बैठने की व्यवस्था करने वाले हम उसके अंदर आए, वैसी व्यवस्था करनी है। तो हम लोग बात कर रहे थे गाय की रहने की जगह अगर हमें बनानी है तो कैसे बनानी है। तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि पश्चिम की ओर से
और उत्तर की ओर से जो कोना बनता है, वो कोना में से ठंडी हवा हमें मिलती है। हमारे एरिया की सब बात कर रहा हूँ मैं, ये सौराष्ट्र की भूमि के हिसाब से। तो ये कोना यही बनता है कि कच्छ की साइड से हमें ठंडी हवा मिलती रहती है। तो वो हवा सीधी अगर गौशाला के अंदर आए तो गाय की सेहत हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि जो ग्वाला है उनकी जो बैठने की व्यवस्था है, बैठने की या सोने की, वो गाय की पूंछ की ओर रहनी चाहिए, क्योंकि गाय के मुंह से पता नहीं चलता गाय बीमार है या नहीं है। गाय के पूंछ के और गौमूत्र को और गोबर को देखकर ही पता लगता है कि गाय बीमार है या नहीं है। तो वो सीधा सामने होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि गौशाला के अंदर जो चारा डालने की जगह है, वो गाय का मुंह अगर ज़मीन के समांतर रहे और चारा खाए, वैसी व्यवस्था है, तो वैदिक दृष्टि से वो बेस्ट है कि उनकी गर्दन लंबी हो के वो खाना खानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो उनकी जो गमाण बनाई है, उनके ऊपर एक या तो गोल लकड़ी या फिर गोल पाइप, कुछ ना कुछ ऊपर लगाना चाहिए। जैसे कि गाय अगर अंदर खुले में घूम रही है और दूसरी गाय ने आकर सर मार दिया, तो गाय अंदर उल्टी पड़ सकती है। चारों पैर ऊपर और नीचे के साइड में गाय रह गई। तो अगर इस पोजीशन में गाय 2-4 घंटे रह गई तो गाय मर भी सकती है। और तीसरी बात यह है कि गाय की जो बैठने की जगह है वो साफ़ सुथरी तो कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कड़ी मिट्टी वाली, हमारे यहाँ तो मोरम मिलती है लेकिन सभी जगह वो अवेलेबल नहीं है, तो कड़ी मिट्टी वाली या फिर नीचे बाली, हमारे यहाँ रेती बोलते हैं, राजस्थान की साइड में उसको बाली बोलते हैं, रेती को, बाली का बिस्तर लगा देना चाहिए ताकि उसको बैठने में उठने में आसानी रहे और गौमूत्र सीधा नीचे उतर जाए। अगर ये दोनों में से कुछ अवेलेबल नहीं है, शहर के आसपास है तो अवेलेबल शायद ना भी हो सकता है, तो ही पक्के पत्थर लगाना चाहिए उसको। तो रहठान की व्यवस्था में जो भी नीचे की ओर में बिस्तर लगाया है और गौमूत्र गिरा है, तो उसमें से एमोनिया गैस भी बनती रहती है। तो एमोनिया गैस सीधे उनके नाक पे ना लगे या फिर गौशाला के अंदर भरी ना रहे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो छत का जो हिस्सा है वो नाली वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस सीधी ऊपर निकल जाती है। अगर नाली वाला नहीं है और ऊपर पत्थर लगाए या फिर आरसीसी कंप्लीट स्लैब भर लिया है तो गैस निकलने की जगह नहीं बनती। उनके लिए एग्जॉस्ट फैन लगाना कंपलसरी हो गया कि जो अंदर की हवा खींच के बाहर की ओर फेंक देता है। तो इनसे उनकी जो दूध की कमी है, वो जो प्रश्न है दूध की कमी का, वो बंद हो जाएगा। और कई बीमारियां एमोनिया के हिसाब से रखती है, श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की हो सकती है, वो सब बंद हो जाएगी उससे। और तीसरी बात ये है कि अगर बारिश का समय है और बाहर का जो बारिश वाला पानी है वो अंदर आ सकता है, तो उसके लिए पर्दा लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठंडी की सीज़न में जैसे कि वो षण से बना हुआ, हमारे यहाँ जो कॉटन स्टिच की जो खली भर के आता है उसका है, या फिर कंतन का जो पट्टा आता है उसका है, उसको लगा देना चाहिए ताकि अंदर की गर्मी बनी रहे और ठंडी का प्रश्न थोड़ा हल्का हो सका। वैसे तो गिर गए को तो हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो सब कुछ सहन करने की ताकत रखती है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है। लेकिन समय के हिसाब से अगर हम सुविधा दे सकते हैं तो देनी चाहिए, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दूध में थोड़ी कमी आ सकती है। जितनी फैसिलिटी, जैसे कि कहीं बाहर गाँव में जाना है तो पैदल भी जा सकते थे, वैदिक परंपरा में कोई साधन अवेलेबल नहीं था तो वो सही था। लेकिन अभी कोई पैदल चल के राजकोट तक गया तो वो पागल माना जाएगा कि कुदरत ने दिया है और फिर भी वो चल के जाता है। तो जो सुविधाएं है तो उनका यूज़ करना चाहिए, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है।
तो रेठान के बारे में गमाण की, तलिए की, जो ऊपर की छत की, साइड की जो पैक करना है वो गाय के लिए अलग होना चाहिए, बछड़ों के लिए अलग होना चाहिए। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, बछड़ा है 15 दिन का, 20 दिन का, तो बाहर से कोई बिल्ली या कुत्ता भी आकर उसको काट सकता है। तो उनका जो कमरा है उसमें छोटी जाली वाला जो पिंजर है वो पिंजर का पर्दा लगाना कंपलसरी है, ताकि बाहर से कोई बिल्ली वगैरह पे काट ना ले उसको। तो बछड़े के लिए कमरा अलग होना चाहिए गाय से थोड़ा सा, या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो सीधा उसको गाय के पास रखो, ताकि उसकी रक्षा गाय खुद करेगी, तो फिर उसको कमरे की ज़रूरत नहीं है। बछड़े के लिए अलग जगह, गाय के लिए अलग। और तीसरी बात यह है कि नंदी है तो नंदी के लिए भी अलग रखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर नंदी हष्ट-पुष्ट है तो कमज़ोर गाय को परेशान करता रहता है, वो उनका खाना छीन लेगा, उनको बैठने नहीं देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे नंदी उनके साथ में रहे। पूरे दिन में आपने 4 या 6 घंटे उसको साथ में रहने दिया तो बात ख़त्म। कोई गाय हिट में आई है, नहीं आई है, हमें पता चल जाएगा। अगर गाय हिट में है तो फिर गाय को नंदी के साथ में छोड़ रखो, लेकिन नंदी को पूरी गाय के साथ 24 घंटे रखना सही बात नहीं है। तो नंदी के लिए नंदी घर अलग है, गाय के लिए रहने की व्यवस्था अलग है, बछड़े के लिए अलग है। तो एक बात और है कि दूध निकालने की जो जगह है वो भी अगर तुरंत ना हो सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अलग करना कंपलसरी हो गया है। क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि दूध को एक बार बाल्टी के अंदर निकाला तो जहाँ तक आपने उसको सेफ जगह नहीं रखा तो कुछ हवा में से या छत से या फिर गाय के लात मारने से कुछ ना कुछ गिरने की संभावना उसमें बनी रहती है। तो ना ही गौमूत्र के छींटे उड़े, ना ही गोबर के छींटे उड़े, ना ही पानी के उड़े। ऐसा एक दूध घर बनाओ कि दूध निकालने के लिए जो गाय लानी है वो 1 घंटे के लिए अंदर रहेगी, हल्का सा म्यूजिक बजेगा, दूध निकाला, गाय को वापस भेज दिया, और दूध को दूध घर की जो फ्रीज करने की जो कोई भी आपने बर्तन रखा है उसके अंदर ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो दूध को आप जितना जल्दी गाय से हटाओ उतना ही बेहतर है। और रही बात गाय को दूध निकालने के सिस्टम की, तो जो चारों ओर की जो चारों थन है उनमें से 2 बच्चों के लिए अलग रख लिए और 2 हमने बाल्टी में दूध निकालने के लिए रखा। तो चारों थन में से अगर एक साथ दूध निकला तो वही बेस्ट है। चारों थन में से दूध निकला मतलब कि समझ लो जो उसको इन्फेक्शन लगने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। और एक बात है कि थन का जो वेट दोनों ओर से सही मात्रा में दूध निकला तो जो बावला ख़राब होता है वो भी नहीं होगा। और बच्चा अगर साथ में दूध पीता है और दूध निकाल लिया तो हो सकता है गाय अपना पूरा दूध एक साथ छोड़ दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट में हम पूरा दूध निकाल सकते हो। तो दूध निकालने का यह तरीका है। और दूध का जो बर्तन है वो बाल्टी वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर उसके साथ में अगर पैर लगाया, कुछ भी पैर लगाया या बछड़ा आके उसके ऊपर गिरा तो चोट ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे तो अच्छे वाले जो HDPE का जो प्लास्टिक होता है, प्योर वर्जिन का, उनका बर्तन होना चाहिए या फिर स्टील का। लेकिन वो बात देख लेनी चाहिए कि ये बर्तन किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा, चाहे बच्चा उस पर गिरे या गाय पैर उस पर गिराए या कुछ भी हो। तो दूध निकालने की ये जो सिस्टम है वो इस तरह से टाइम हमें बिठाना चाहिए कि शाम को दिन जो सूर्य है, सूर्यास्त का जो समय है वो बेस्ट है, और सुबह में सूर्योदय का समय है वो बेस्ट है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ लेकिन अंधेरा नहीं हुआ
तो जो मक्खियाँ वगैरह का जो उपद्रव है वो हमें परेशान नहीं करेगा, और वही पोजीशन सुबह की रहेगी। तो उससे जितना लेट निकला उतना बैक्टीरिया दूध में ज़्यादा बनेंगे और खाने के लिए वो नुकसानदायी है। दिन को भी हमने पहले निकाल लिया धूप में तो भी गाय भी परेशान होगी और दूध भी खराब मिलेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे कि 6-7 बजे के आसपास का समय जो है वो दूध निकालने का बेस्ट समय है। दूध निकाला, दूध दे दिया, फिर गाय को अगर हो सके तो ठंडे पानी से साफ़ करना है। जो बावले को दूध वाला है ठंडे पानी से और स्वच्छ कपड़े से साफ़ करना है। अगर ये ज़्यादा गाय है और संभव नहीं है तो फिर जो दूध के अंदर जो उनका फिन बबल्स बनते हैं, जब दूध निकालते हैं और बबल्स बनते हैं, वो बबल्स को हमने आंचल के ऊपर लगा दिया, लपेट लिया, तो वो समझ लो सीधी उनकी दवाई बन गई। तो अगर उनको छोटी सी कोई चोट आई होगी तो भी वो उनसे रिपेयर हो जाती है। दूध का खीर हमारे यहाँ उसको खीर बोलते हैं, खीर, वो खीर है, वो दवाई समझी जाती है। अगर चामड़ी का कोई भी रोग है उस पर दूध का खीर लगाया तो समझ लो उसका सॉल्यूशन बन गया वो। तो हमारे यहाँ ये 2 तरीके से आंचल के थन को साफ़ करते हैं। एक तो पानी से, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली दूध के बबल्स से धो लेते हैं वो। तो थन साफ़ कर लिया तो एक बात का और ख्याल रखना है कि गाय का दूध निकलने के बाद गाय को कम से कम 15 या 20 मिनट तक बैठने नहीं देना है। तो दूध निकलने के बाद या तो उसको चारा डाल दो या खली डाल दो, कुछ भी डाला तो वो बैठेगी तो नहीं, खड़े खड़ी ही खाएगी, बैठे बैठे तो गाय खाती नहीं है। तो एक ये रास्ता है, और एक उनको खुले में छोड़ दिया तो वो घूमती रहती है। तो 10-15 मिनट में उनका जो आंचल का मुंह जो खुला था वो समझ लो कम्प्लीटली बंद हो गया। तो बाहर हवाई का और मिट्टी का जो भी इन्फेक्शन उसको लगेगा उनके चांस बहुत कम हो जाते हैं। और दूध निकालने का काम जब ख़त्म हो गया तो उसको रात के लिए जो चारा देना है वो दे दिया, चारे का काम ख़त्म हो गया। तो सुबह में वही सिस्टम है दूध निकालने की, आंचल साफ़ किया, दूध निकाला, लेकिन वो सभी दूध घर के अंदर। जब तक ये जो दूध घर वाला जो प्लांट है वो पूरा नहीं हुआ तो वो खुले में ही दूध निकाल सकते हैं। तो तीसरी बात मैं जो बताना चाहता था वो वही है कि जो बछड़ियाँ है उनको माँ के साथ पूरे दिन में रहने दो या फिर आधा दूध उसको पिलाओ। उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ले लो, वैक्सीनेशन का ख़त्म हो गया तो फिर प्रेगनेंसी के लिए तैयारी, जो नंदी अलग व्यवस्था करना है अच्छी ब्रीड वाला वो कर ली, वो ख़त्म हो गई। तो फिर चारे के लिए जो व्यवस्था करनी है, जैसे कि एक वाड़ा ख़त्म हुआ, दूसरा वाड़ा शुरू हुआ, तो दूसरे वाड़े में तो हमारे यहाँ पूरी बछड़ियाँ ही बचेगी। तो बछड़ियों को चारा कितना चाहिए, तो कम चाहिए, और पचने में जो हल्का हो वही चाहिए। तो गाय के लिए जो चारा अवेलेबल है उनसे उनको अलग व्यवस्था करनी है ताकि उनको बरछीन या फिर रजका, एक टाइम के लिए बरछीन या रजका और एक टाइम के लिए हरी घास, ऐसी व्यवस्था में करनी है। तो हरी घास के लिए अगर आपके पास कम ज़मीन है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो यहाँ पे अभी लगा के रखा है वो सिस्टम लगा के उनके अंदर, हमारे यहाँ एक चिंजवा नाम का घास होता है जो वैसे तो होता है जंगल में, पूरे जंगल में हमारे यहाँ जिंजवा ही बनता रहता है, लेकिन जो हमारा खेत है उसके अंदर हमने वो लगा दिया तो 12 महीनों हरी घास हमें कटाई उससे मिल सकती है। तो लगातार वो 20 साल तक चलती है। एक बार हमने काट लिया तो 20 दिन के अंदर वो 4 फुट की हो जाएगी, 3 या 4 फुट की, और दूसरी कटाई उससे मिल सकती है। तो ड्रिप के सिस्टम से बेस्ट में बेस्ट जगह, जैसे कि हमारे यहाँ खेतों के आसपास जो पाले लगाए होते हैं वो है, या फिर कोई पथरीली ज़मीन है जहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो पथरीली ज़मीन में भी हम जिंजवा लगा सकते हैं। और ड्रिप से तो
पानी भी आसानी से पहुंच सकता है। और जो खरपतवार जो है वो ज़्यादातर जो हल्की ज़मीन होती है पथरीली, उसमें नहीं बनती, खेतों में ही बनती है। और जिंजवा है वो पथरीली ज़मीन पे लग जाता है। तो जिंजवा बेस्ट से बेस्ट गाय के लिए है और दूध के लिए भी है कि जो जिंजवा से जिस गाय का पेट भरा है उनको जुगाल में समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि हमने मक्के का चारा डाला है तो मक्के में उन्होंने जुगाल ख़त्म कर लिया 1 घंटे में। जिंजवा खिला है तो जिंजवा में 2 घंटे में उसका जुगाल ख़त्म होगा। तो जैसे कि हम लोग कोई रोटी खाते हैं और वही रोटी को हम चबाते ही रहते वो रोटी धीरे धीरे मीठी हो जाती है। तो वही सिस्टम इसमें भी है कि जितना कच्चा खुराक ज़्यादा चबाया उतना ही वो खुराक मीठा, और खुराक मीठा मतलब कि दूध मीठा। वो हम एक गाय को अलग से ट्रायल बेस पर रख कर भी देख सकते हैं कि जिंजवा का दूध मीठा कैसे होता है और मक्के का इतना मीठा नहीं हो सकता है। तो बछड़ियों के लिए जो ये चारा अलग हो गया, और बड़ी गाय के लिए जो चारा है उसमें अगर ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो गजराज घास लगानी है, ज़्यादा है तो ये जिंजवा सही है, जिंजवा गजराज। और तीसरी बात ये है मक्के के लिए कि समझ लो 8 गाय है तो उसके लिए आपको 10 बीघा का मक्के का खेत अलग रख लेना है। तो मक्के को जैसे कि हमारे यहाँ तो उसको डोडा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? कट्टा। का जो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? कट्टा बोलते हैं शायद उसको, कट्टा या गुट्टा ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो भुट्टे को सीधा ऊपर से काट लेना है और उसके ऊपर जो कवर लगा होता है उसको नहीं निकालना है, वैसे ही काट लेना है और एक जगह इकट्ठा करके उसको सुखा लेना है। फिर चारा काट लिया, चारा का कटिंग कर लिया मशीन से और उनको स्टोरेज कर लिया। और ये जो मक्के का बूटा होता है उनसे हम पूरे साल के लिए गाय की जो पूरक आहार है खली, उनकी खपत हम उससे पूरी करेंगे ताकि वो खर्चा 0 बजट में आ गया। फिर जब हम गाय को उसको चारने वाले हैं तो 8 गाय के लिए 20 किलो या 30 किलो उसके लिए काफ़ी हो गया। जैसा उसका दूध है उतनी उनकी ज़रूरत रहेगी। तो ऊपर की जो परख है उसको कट करके अलग कर लेना है और सीधा उसको चारा के रूप में डाल देना है। और अंदर का जो बीज और बीज के साथ में जुड़ा हुआ बूटा, जिसको गुजराती में तो बोर्ड का बोलते हैं लेकिन हम बूटा ही बोलेंगे अभी, वो बूटा उसके साथ में ही रखना है और एक मशीन के अंदर डालो। जैसे कि जसदन में ही वो मशीन बनती है, मशीन के अंदर डाला तो दूसरी साइड से पाउडर बन के बाहर निकाल देगा वो। तो चारा और मक्के का आटा दोनों मिक्स हो गया ताकि जो आफरा बनता है, खाने कच्चा खुराक खा गई कोई गाय और आफरा बनता है, गैस बनती है उनके अंदर, तो गैस बनने की जो स्पीड है उसको थोड़ा धीमा कर देता है। तो उस आटे को हम सोलार कुकर वाले, वो जो सोलार नल वाले जो आते हैं गर्म पानी के, वो गर्म पानी में डाल दिया तो सीधा बॉईल हो गया। फिर ठंडा होने के बाद चारे के रूप में हम डाल सकते हैं। अगर मिलाना है तो थोड़ा गुड़ भी उसमें मिला सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं। तो जो खुद का चारा हो गया तो खर्चा 0 बजट में आ गया वो। तो जो पूरक आहार है वो भी खुद का हो गया तो वो भी 0 बजट में आ गया। मतलब कि जो दूध है और मार्केट में भेजा या फिर घी बना के भेजा, जो भी है वो सिर्फ इनकम के सोर्स पे रहेगा, खर्चा नहीं है, सिर्फ लेबर का है। अगर खुद काम कर सकते हैं तो लेबर का खर्चा भी निकल गया है। तो इस तरह से गौशाला को स्वनिर्भर हम बना सकते हैं कि कोई भी खर्चा नहीं करना है, ना ही बाहर से नंदी लाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि एक बार नंदी लाया और दूसरी बार जो नंदी लाना है वो किसी को हम हमारी गाय का बछड़ा दे के दूसरा बछड़ा ले आएंगे तो खर्चा नहीं होगा, ट्रांसफ़र कर लिया ना, हमारी गाय का अच्छा बछड़ा है वो दे दिया और उनकी गाय का जो सामने वाले की गाय का है वो अच्छा बछड़ा है वो ले लिया। तो ना नंदी के लिए खर्चा करना है, ना चारे के लिए और ना ही खली के लिए। रही बात
कृमिनाशक डोज की, तो वो भी हमें बाज़ार से लेना नहीं है, नीम के पेड़ से या काली जीरी से या फिर मक्खन से, ऐसे ही हमको ये कमी पूरी कर देनी है। तो हम लोग बात कर रहे थे गाय की रहने की जगह अगर हमें बनानी है तो कैसे बनानी है। तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि पश्चिम की ओर से और उत्तर की ओर से जो कोना बनता है वो कोने में से ठंडी हवा हमें मिलती है। हमारे एरिया की सब बात कर रहा हूँ मैं, ये सौराष्ट्र की भूमि के हिसाब से। तो ये कोना यही बनता है कि कच्छ की साइड से हमें ठंडी हवा मिलती रहती है। तो वो हवा सीधी अगर गौशाला के अंदर आए तो गाय की सेहत हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि जो ग्वाला है उनकी जो बैठने की व्यवस्था है, बैठने की या सोने की, वो गाय की पूंछ की ओर रहनी चाहिए, क्योंकि गाय के मुंह से पता नहीं चलता गाय बीमार है या नहीं है। गाय के पूंछ के और गौमूत्र को और गोबर को देखकर ही पता लगता है कि गाय बीमार है या नहीं है। तो वो सीधा सामने होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि गौशाला के अंदर जो चारा डालने की जगह है वो गाय का मुंह अगर ज़मीन के समांतर रहे और चारा खाए, वैसी व्यवस्था है तो वैदिक दृष्टि से वो बेस्ट है कि उनकी गर्दन लंबी हो के वो खाना खानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो उनकी जो गमाण बनाई है उनके ऊपर एक या तो गोल लकड़ी या फिर गोल पाइप कुछ ना कुछ ऊपर लगाना चाहिए। जैसे कि गाय अगर अंदर खुले में घूम रही है और दूसरी गाय ने आकर सर मार दिया तो गाय अंदर उल्टी पड़ सकती है, चारों पैर ऊपर और नीचे के साइड में गाय रह गई। तो अगर इस पोजीशन में गाय 2-4 घंटे रह गई तो गाय मर भी सकती है। और तीसरी बात यह है कि गाय की जो बैठने की जगह है वो साफ़ सुथरी तो कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कड़ी मिट्टी वाली, हमारे यहाँ तो मोरम मिलती है लेकिन सभी जगह वो अवेलेबल नहीं है, तो कड़ी मिट्टी वाली या फिर नीचे बाली, हमारे यहाँ रेती बोलते हैं, राजस्थान की साइड में उसको बाली बोलते हैं, रेती को, बाली का बिस्तर लगा देना चाहिए ताकि उसको बैठने में उठने में आसानी रहे और गौमूत्र सीधा नीचे उतर जाए। अगर ये दोनों में से कुछ अवेलेबल नहीं है, शहर के आसपास है तो अवेलेबल शायद ना भी हो सकता है, तो ही पक्के पत्थर लगाना चाहिए उसको। तो रहठान की व्यवस्था में जो भी नीचे की ओर में बिस्तर लगाया है और गौमूत्र गिरा है तो उसमें से एमोनिया गैस भी बनती रहती है। तो एमोनिया गैस सीधे उनके नाक पे ना लगे या फिर गौशाला के अंदर भरी न रहे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो छत का जो हिस्सा है वो नाली वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस सीधी ऊपर निकल जाती है। अगर नाली वाला नहीं है और ऊपर पत्थर लगाए या फिर आरसीसी कंप्लीट स्लैब भर लिया है तो गैस निकलने की जगह नहीं बनती। उनके लिए एग्जॉस्ट फैन लगाना कंपलसरी हो गया कि जो अंदर की हवा खींच के बाहर की ओर फेंक देता है। तो इनसे उनकी जो दूध की कमी है, वो जो प्रश्न है दूध की कमी का, वो बंद हो जाएगा। और कई बीमारियां एमोनिया के हिसाब से रखती है, श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की हो सकती है, वो सब बंद हो जाएगी उससे। और तीसरी बात ये है कि अगर बारिश का समय है और बाहर का जो बारिश वाला पानी है वो अंदर आ सकता है तो उसके लिए पर्दा लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठंडी की सीज़न में जैसे कि वो षण से बना हुआ, हमारे यहाँ जो कॉटन स्टिच की जो खली भर के आता है उसका है, या फिर कंतन का जो पट्टा आता है उसका है, उसको लगा देना चाहिए ताकि अंदर की गर्मी बनी रहे और ठंडी का प्रश्न थोड़ा हल्का हो सका। वैसे तो गिर गए को तो हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो सब कुछ सहन करने की ताकत रखती है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है। लेकिन समय के हिसाब से अगर हम सुविधा दे सकते हैं तो देनी चाहिए, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन
दूध में थोड़ी कमी आ सकती है। जितनी फैसिलिटी उन, जैसे कि कहीं बाहर गाँव में जाना है तो पैदल भी जा सकते थे। वैदिक परंपरा में कोई साधन अवेलेबल नहीं था तो वो सही था, लेकिन अभी कोई पैदल चल के राजकोट तक गया तो वो पागल माना जाएगा कि कुदरत ने दिया है और फिर भी वो चल के जाता है। तो जो सुविधाएं है तो उनका यूज़ करना चाहिए, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। तो रेठान के बारे में गमाण की, तलिए की, जो ऊपर की छत की, साइड की जो पैक करना है वो गाय के लिए अलग होना चाहिए, बछड़ों के लिए अलग होना चाहिए। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, बछड़ा है 15 दिन का, 20 दिन का, तो बाहर से कोई बिल्ली या कुत्ता भी आकर उसको काट सकता है। तो उनका जो कमरा है उसमें छोटी जाली वाला जो पिंजर है वो पिंजर का पर्दा लगाना कंपलसरी है, ताकि बाहर से कोई बिल्ली वगैरह आके काट ना ले उसको। तो बछड़े के लिए कमरा अलग होना चाहिए गाय से थोड़ा सा, या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो सीधा उसको गाय के पास रखो ताकि उसकी रक्षा गाय खुद करेगी, तो फिर उसको कमरे की ज़रूरत नहीं है। बछड़े के लिए अलग जगह, गाय के लिए अलग। और तीसरी बात यह है कि नंदी है तो नंदी के लिए भी अलग रखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर नंदी हष्ट-पुष्ट है तो कमज़ोर गाय को परेशान करता रहता है। वो उनका खाना छीन लेगा, उनको बैठने नहीं देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे नंदी उनके साथ में रहे। पूरे दिन में आपने 4 या 6 घंटे उसको साथ में रहने दिया तो बात ख़त्म। कोई गाय हिट में आई है, नहीं आई है, हमें पता चल जाएगा। अगर गाय हिट में है तो फिर गाय को नंदी के साथ में छोड़ रखो, लेकिन नंदी को पूरी गाय के साथ 24 घंटे रखना सही बात नहीं है। तो नंदी के लिए नंदी घर अलग है, गाय के लिए रहने की व्यवस्था अलग है, बछड़े के लिए अलग है। तो एक बात और है कि दूध निकालने की जो जगह है वो भी अगर तुरंत ना हो सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अलग करना कंपलसरी हो गया है। क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि दूध को एक बार बाल्टी के अंदर निकाला तो जहाँ तक आपने उसको सेफ जगह नहीं रखा तो कुछ हवा में से या छत से या फिर गाय के लात मारने से कुछ ना कुछ गिरने की संभावना उसमें बनी रहती है। तो ना ही गौमूत्र के छींटे उड़े, ना ही गोबर के छींटे उड़े, ना ही पानी के उड़े। ऐसा एक दूध घर बनाओ कि दूध निकालने के लिए जो गाय लानी है वो 1 घंटे के लिए अंदर रहेगी, हल्का सा म्यूजिक बजेगा, दूध निकाला, गाय को वापस भेज दिया और दूध को दूध घर की जो फ्रीज करने की जो कोई भी आपने बर्तन रखा है उसके अंदर ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो दूध को आप जितना जल्दी गाय से हटाओ उतना ही बेहतर है। और रही बात गाय को दूध निकालने के सिस्टम की, तो जो चारों ओर की जो चारों थन है उनमें से 2 बच्चों के लिए अलग रख लिए और 2 हमने बाल्टी में दूध निकालने के लिए रखा। तो चारों थन में से अगर एक साथ दूध निकला तो वही बेस्ट है। चारों थन में से दूध निकला मतलब कि समझ लो जो उसको इन्फेक्शन लगने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। और एक बात है कि थन का जो वेट दोनों ओर से सही मात्रा में दूध निकला तो जो बावला ख़राब होता है वो भी नहीं होगा। और बच्चा अगर साथ में दूध पीता है और दूध निकाल लिया तो हो सकता है गाय अपना पूरा दूध एक साथ छोड़ दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट में हम पूरा दूध निकाल सकते हो। तो दूध निकालने का यह तरीका है। और दूध का जो बर्तन है वो बाल्टी वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर उसको उसके साथ में अगर पैर लगाया, कुछ भी पैर लगाया या बछड़ा आके उसके ऊपर गिरा तो चोट ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे तो अच्छे वाले जो HDPE का जो प्लास्टिक होता है, वर्जिन, प्योर वर्जिन का, उनका बर्तन होना चाहिए या फिर स्टील का। लेकिन वो बात देख लेनी चाहिए कि ये बर्तन किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा, चाहे बच्चा उस पर गिरे या गाय पैर उस पर गिराए या कुछ भी हो। तो दूध निकालने की ये
जो सिस्टम है वो इस तरह से टाइम हमें बिठाना चाहिए कि शाम को दिन जो सूर्य है, सूर्यास्त का जो समय है वो बेस्ट है, और सुबह में सूर्योदय का समय है वो बेस्ट है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ लेकिन अंधेरा नहीं हुआ तो जो मक्खियाँ वगैरह का जो उपद्रव है वो हमें परेशान नहीं करेगा, और वही पोजीशन सुबह की रहेगी। तो उससे जितना लेट निकला उतना बैक्टीरिया दूध में ज़्यादा बनेंगे और खाने के लिए वो नुकसानदायी है। दिन को भी हमने पहले निकाल लिया धूप में तो भी गाय भी परेशान होगी और दूध भी खराब मिलेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे कि 6-7 बजे के आसपास का समय जो है वो दूध निकालने का बेस्ट समय है। दूध निकाला, दूध दे दिया, फिर गाय को अगर हो सके तो ठंडे पानी से साफ़ करना है। जो बावले को दूध वाला है ठंडे पानी से और स्वच्छ कपड़े से साफ़ करना है। अगर ये ज़्यादा गाय है और संभव नहीं है तो फिर जो दूध के अंदर जो उनका फिन बबल्स बनते हैं, जब दूध निकालते हैं और बबल्स बनते हैं, वो बबल्स को हमने आंचल के ऊपर लगा दिया, लपेट लिया, तो वो समझ लो सीधी उनकी दवाई बन गई। तो अगर उनको छोटी सी कोई चोट आई होगी तो भी वो उनसे रिपेयर हो जाती है। दूध का खीर हमारे यहाँ उसको खीर बोलते हैं, खीर, वो खीर है, वो दवाई समझी जाती है। अगर चमड़ी का कोई भी रोग है उस पर दूध का खीर लगाया तो समझ लो उसका सॉल्यूशन बन गया वो। तो हमारे यहाँ ये 2 तरीके से आंचल के थन को साफ़ करते हैं। एक तो पानी से, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली दूध के बबल्स से धो लेते हैं वो। तो थन साफ़ कर लिया तो एक बात का और ख्याल रखना है कि गाय का दूध निकालने के बाद गाय को कम से कम 15 या 20 मिनट तक बैठने नहीं देना है। तो दूध निकलने के बाद या तो उसको चारा डाल दो या खली डाल दो, कुछ भी डाला तो वो बैठेगी तो नहीं, खड़े खड़ी ही खाएगी, बैठे बैठे तो गाय खाती नहीं है। तो एक ये रास्ता है, और एक उनको खुले में छोड़ दिया तो वो घूमती रहती है। तो 10-15 मिनट में उनका जो आंचल का मुंह जो खुला था वो समझ लो कम्प्लीटली बंद हो गया। तो बाहर हवाई का और मिट्टी का जो भी इन्फेक्शन उसको लगेगा उनके चांस बहुत कम हो जाते हैं। और दूध निकालने का काम जब ख़त्म हो गया तो उसको रात के लिए जो चारा देना है वो दे दिया, चारे का काम ख़त्म हो गया। तो सुबह में वही सिस्टम है दूध निकालने की, आंचल साफ़ किया, दूध निकाला, लेकिन वो सभी दूध घर के अंदर। जब तक ये जो दूध घर वाला जो प्लांट है वो पूरा नहीं हुआ तो वो खुले में ही दूध निकाल सकते हैं। तो तीसरी बात मैं जो बताना चाहता था वो वही है कि जो बछड़ियाँ है उनको माँ के साथ पूरे दिन में रहने दो या फिर आधा दूध उसको पिलाओ। उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ले लो, वैक्सीनेशन का ख़त्म हो गया तो फिर प्रेगनेंसी के लिए तैयारी, जो नंदी अलग व्यवस्था करना है अच्छी ब्रीड वाला वो कर ली, वो ख़त्म हो गई। तो फिर चारे के लिए जो व्यवस्था करनी है, जैसे कि एक वाड़ा ख़त्म हुआ, दूसरा वाड़ा शुरू हुआ, तो दूसरे वाड़े में तो हमारे यहाँ पूरी बछड़ियाँ ही बचेगी। तो बछड़ियों को चारा कितना चाहिए, तो कम चाहिए, और पचने में जो हल्का हो वही चाहिए। तो गाय के लिए जो चारा अवेलेबल है उनसे उनको अलग व्यवस्था करनी है, ताकि उनको बरछीन या फिर रजका, एक टाइम के लिए बरछीन या रजका और एक टाइम के लिए हरी घास, ऐसी व्यवस्था में करनी है। तो हरी घास के लिए अगर आपके पास कम ज़मीन है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो यहाँ पे अभी लगा के रखा है वो सिस्टम लगा के उनके अंदर, हमारे यहाँ एक चिंजवा नाम का घास होता है, जो वैसे तो होता है जंगल में, पूरे जंगल में हमारे यहाँ जिंजवा ही बनता रहता है, लेकिन जो हमारा खेत है उसके अंदर हमने वो लगा दिया तो 12 महीनों हरी घास हमें कटाई उससे मिल सकती है। तो लगातार वो 20 साल तक चलती है। एक बार हमने काट लिया तो 20 दिन के अंदर
वो 4 फुट की हो जाएगी, 3 या 4 फुट की, और दूसरी कटाई उससे मिल सकती है। तो ड्रिप के सिस्टम से बेस्ट में बेस्ट जगह, जैसे कि हमारे यहाँ खेतों के आसपास जो पाले लगाए होते हैं वो है, या फिर कोई पथरीली ज़मीन है जहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो पथरीली ज़मीन में भी हम झिंझवा लगा सकते हैं, और ड्रिप से तो पानी भी आसानी से पहुँच सकता है। और जो खरपतवार जो है वो ज़्यादातर जो हल्की ज़मीन होती है पथरीली, उसमें नहीं बनती, खेतों में ही बनती है, और झिंझवा है वो पथरीली ज़मीन पे लग जाता है। तो झिंझवा बेस्ट से बेस्ट गाय के लिए है और दूध के लिए भी है, कि जो झिंझवा से जिस गाय का पेट भरा है उनको जुगाल में समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि हमने मक्के का चारा डाला है, तो मक्के में उन्होंने जुगाल ख़त्म कर लिया 1 घंटे में। झिंझवा खिला है तो झिंझवा में 2 घंटे में उसका जुगाल ख़त्म होगा। तो जैसे कि हम लोग कोई रोटी खाते हैं और वही रोटी को हम चबाते ही रहते, वो रोटी धीरे धीरे मीठी हो जाती है। तो वही सिस्टम इसमें भी है कि जितना कच्चा खुराक ज़्यादा चबाया उतना ही वो खुराक मीठा, और खुराक मीठा मतलब कि दूध मीठा। वो हम एक गाय को अलग से ट्रायल बेस पर रख कर भी देख सकते हैं कि झिंझवा का दूध मीठा कैसे होता है और मक्के का इतना मीठा नहीं हो सकता है। तो बछड़ियों के लिए जो ये चारा अलग हो गया, और बड़ी गाय के लिए जो चारा है उसमें अगर ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो गजराज घास लगानी है, ज़्यादा है तो ये झिंझवा सही है, झिंझवा गजराज। और तीसरी बात ये है मक्के के लिए कि समझ लो 8 गाय है तो उसके लिए आपको 10 बीघा का मक्के का खेत अलग रख लेना है। तो मक्के को जैसे कि हमारे यहाँ तो उसको डोडा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? कट्टा। का जो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? कट्टा बोलते हैं शायद उसको, कट्टा या गुट्टा ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो भुट्टे को सीधा ऊपर से काट लेना है, और उसके ऊपर जो कवर लगा होता है उसको नहीं निकालना है, वैसे ही काट लेना है, और एक जगह इकट्ठा करके उसको सुखा लेना है। फिर चारा काट लिया, चारा का कटिंग कर लिया मशीन से, और उनको स्टोरेज कर लिया। और ये जो मक्के का बूटा होता है उनसे हम पूरे साल के लिए गाय की जो पूरक आहार है खली, उनकी खपत हम उससे पूरी करेंगे, ताकि वो खर्चा 0 बजट में आ गया। फिर जब हम गाय को उसको चारने वाले हैं तो 8 गाय के लिए 20 किलो या 30 किलो उसके लिए काफ़ी हो गया। जैसा उसका दूध है उतनी उनकी ज़रूरत रहेगी। तो ऊपर की जो परख है उसको कट करके अलग कर लेना है, और सीधा उसको चारा के रूप में डाल देना है। और अंदर का जो बीज और बीज के साथ में जुड़ा हुआ बूटा, जिसको गुजराती में तो बोर्ड का बोलते हैं, लेकिन हम बूटा ही बोलेंगे अभी, वो बूटा उसके साथ में ही रखना है, और एक मशीन के अंदर डालो। जैसे कि जसदन में ही वो मशीन बनती है, मशीन के अंदर डाला तो दूसरी साइड से पाउडर बन के बाहर निकाल देगा वो। तो चारा और मक्के का आटा दोनों मिक्स हो गया, ताकि जो आफरा बनता है, खाने कच्चा खुराक खा गई कोई गाय और आफरा बनता है, गैस बनती है उनके अंदर, तो गैस बनने की जो स्पीड है उसको थोड़ा धीमा कर देता है। तो उस आटे को हम सोलार कुकर वाले, वो जो सोलार नल वाले जो आते हैं गर्म पानी के, वो गर्म पानी में डाल दिया तो सीधा बॉईल हो गया। फिर ठंडा होने के बाद चारे के रूप में हम डाल सकते हैं। अगर मिलाना है तो थोड़ा गुड़ भी उसमें मिला सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं। तो जो खुद का चारा हो गया तो खर्चा 0 बजट में आ गया वो। तो जो पूरक आहार है वो भी खुद का हो गया, तो वो भी 0 बजट में आ गया। मतलब कि जो दूध है और मार्केट में भेजा या फिर घी बना के भेजा, जो भी है वो सिर्फ इनकम के सोर्स पे रहेगा, खर्चा नहीं है, सिर्फ लेबर का है। अगर खुद काम कर सकते हैं तो लेबर का खर्चा भी निकल गया है। तो इस तरह से गौशाला को स्वनिर्भर हम बना सकते हैं कि कोई भी खर्चा नहीं करना है, ना ही बाहर से नंदी लाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि एक बार नंदी लाया और दूसरी बार जो नंदी लाना है
वो किसी को हम हमारी गाय का बछड़ा दे के दूसरा बछड़ा ले आएंगे तो खर्चा नहीं होगा, ट्रांसफ़र कर लिया ना। हमारी गाय का अच्छा बछड़ा है वो दे दिया, और उनकी गाय का जो सामने वाले की गाय का है वो अच्छा बछड़ा है वो ले लिया। तो ना नंदी के लिए खर्चा करना है, ना चारे के लिए, और ना ही खली के लिए। रही बात कृमिनाशक डोज की, तो वो भी हमें बाज़ार से लेना नहीं है, नीम के पेड़ से या काली जीरी से या फिर मक्खन से, ऐसे ही हमको ये कमी पूरी कर देनी है। हरे कृष्णा 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 हरे little louder with your heart. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Everyone together, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more time, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,